Yes, in this particular class, we'll talk about Helmholtz equations, which are equations basically govern your growth and decay in circuits where we are having either inductor और कैपेसिटर. ओके, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो एकदम इंस्टेंटेनियस नहीं होती, मीन्स उनका ग्रोथ और डिके जो है थोड़ा सा टाइम लेता है आपका. ठीक है, कि आपने स्विच ऑन किया तो एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती है. ऐसे ही जैसे आप स्विच को ऑफ करोगे तो आपको ऑल ऑफ अ सडन जीरो वैल्यू भी करंट की नहीं मिलती है. सो इट विल टेक सम टाइम. तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस के थ्रू हम ये ग्रोथ और डिके जो है आपका उनको गवर्न करते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रोथ एंड डिके ऑफ अ करंट इन एन एल आर सर्किट. ठीक है, एल आर सर्किट क्या होता है कि जिसमें आपका जो है एक इंडक्टर लगा होता है और एक लगा होता है आपका रेजिस्टेंस. ठीक है, तो होता क्या है, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर अगर जैसे कोई भी आपकी वायर है उसको हम कॉइल के जैसे मतलब उसको ऐसे इस तरीके से वाइंड अगर कर देते हैं, सो इट विल एक्ट एज एन इंडक्टर. ठीक है, आपको कई बार वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको एक सिंपल वायर दी हुई है, आप उसको इंडक्टर बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे. सो यू जस्ट हैव टू कॉइल इट. ठीक है, कॉइल करने से क्या होता है कि आपका जो है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है. जब उस करंट वायर में से जैसे करंट यहाँ पे फ्लो होगा तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बन जाती है ना. ठीक इसी तरीके से आपने इसको कॉइल किया हुआ है तो उसी तरीके इसमें भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो जनरेट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्किट जो है इसमें देखिए आप, ये इधर इंडक्टर लगा हुआ है. सो इन दिस सर्किट विल सी that there is an inductor here and this is your resistance. It is connected with an external battery E and here this is key. तो जैसे ही हम इसको की को ज्वाइन करते हैं, मीन स्विच ऑन अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि आपका करंट जो है एकदम इंस्टेंटेनियसली उसका मैक्सिमम वैल्यू आई जो है हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम. व्हाई इट विल टेक सम टाइम? बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टर. इंडक्टर में क्या होता है कि जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होना शुरू होगा तो आपका जो है सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसमें जनरेट होगा. सेल्फ इंडक्टेंस हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है आपका एल से हमने इसको डिनोट किया था. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या उसके करस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस करंट होता है वो जनरेट होता है और जो उसके कोज को अपोज करेगा. कोज को अपोज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे करंट जो है, पहले सर्किट में करंट जीरो था, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू करेगा. तो जैसे ही करंट आपका इंक्रीज होना शुरू करेगा तो इंडक्टर में ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा इट विल अपोज इट्स इंक्रीज. ठीक है, क्योंकि करंट आपका चेंज हो रहा है. ठीक है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस ईएमएफ की टेंडेंसी क्या होगी, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग, कि वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जहां पे इसकी करंट की वैल्यू को डिक्रीज मिलेगा. ठीक है, तो मतलब एक्चुअल जो बैटरी की वजह से जो करंट है, बैटरी तो क्या कर रही है, करंट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है और इंडक्टर में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. तो आपका इस चीज को ओवरकम करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपका कब तक रहेगा, जब तक आपका फ्लक्स चेंज होता रहेगा. ठीक है, फ्लक्स कब तक चेंज होता रहेगा, जब तक आपकी आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी. आई की वैल्यू कब तक चेंज होती रहेगी, जब तक आपकी एक ये फिक्स वैल्यू करंट की मिलनी शुरू नहीं हो जाएगी. ठीक है, जैसे ये कांस्टेंट आई की वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी तो आपका जो फ्लक्स जो है चेंज होना हो जाएगा बंद, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो. ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़े से टाइम तक के लिए आपका इंक्रीज जो होगा, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ तक करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग फाई आपका जनरेट हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स और उसके करस्पॉन्डिंग ई जनरेट हो रहा है. ठीक है, वो ई की वैल्यू इस करंट के चेंज को अपोज करेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, डी आई बाई डी टी, उसके करस्पॉन्डिंग आपका ई जो है चेंज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है अक्रॉस दिस इंडक्टर. ठीक है, तो अगर हम कहें कि आई करंट जो है वो आपका चेंज हो रहा था तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट चेंज ऑफ करंट. चेंज हियर इज योर ग्रोथ. ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो सेटअप होगा इंडक्टेंस में वो क्या होगी, एल डी आई बाई डी टी. ये हम पहले कर चुके हैं सेल्फ इंडक्टेंस के केस में, ई माइनस एल डी फाई बाई डी टी, या आप डी आई बाई डी टी उस केस में लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ई जो था आपका थर्ड फैराडेज लॉ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई को जब हम एल आई रखते थे तो आपका ई जो है करंट की फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब ई जो है
ये जो बैटरी हमने लगाई है इसकी वजह से जो करंट आपका है आई, सपोज इसमें यहाँ पे फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है, तो वो क्या है, रेजिस्टेंस के थ्रू भी पास होगा, इंडक्टर के थ्रू भी पास होगा और फिर रेजिस्टेंस के थ्रू भी पास होगा, ठीक है। तो आई जो आपका चल रहा है, सीरीज में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ना, तो जो करंट यहाँ पे एल के थ्रू यहाँ से चला है वही करंट आपका आर के थ्रू भी जाएगा, ठीक है। तो आपका ई की जो वैल्यू है दैट विल बी योर लाइक आई आर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, जब उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी होगी, सपोज आपका इंडक्टर नहीं है, अगर इंडक्टर नहीं होता तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे बैटरी दे रही होती है सारा का सारा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होता और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होता लेटेस्ट में से कि आपका आई नोट है, तो आई नोट आर जो है ये मैक्सिमम करंट और ये रेजिस्टेंस आपने फिक्स की हुई वैल्यू, ये आपका हो गया ई, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो, लेटेस्ट इसको लिख लेते हैं हम वी। वी ई से डिफरेंट है, कैसे, ये ई की वैल्यू तो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, आप इस चीज को समझे, ये तो है मैक्सिमम वैल्यू जब आपका इंडक्टर जो है प्लेस में नहीं है, मींस इसका रोल नहीं है, ठीक है। तो ये तो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू और ये है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आपका इंडक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू जो है मैक्सिमम आई नोट की वैल्यू से थोड़ी सी कम हो सकती है, तो उस टाइम पे आपका पोटेंशियल जो है अक्रॉस दिस आर कितना होगा, दैट विल बी वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ई जो है मैक्सिमम आपने पोटेंशियल लगाया बैटरी के क्रॉस, दैट इज योर ई, फिर इसको अपोज कर रहा है आपका ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, ठीक है, सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस हुआ है, उसका जो भी मतलब इसमें से जो भी इफेक्ट हुआ वो उसको अपोज कर रहा, तो हम उसको करेंगे माइनस, वो कितने के बराबर बच जाएगा, आपका जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में इनटू आर, ये जो मैंने कैपिटल आई और आई नोट लिया था यहाँ पे ये स्मॉल आई लेके चल रहा है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा आपका जो टोटल जो बैटरी का जो पोटेंशियल था उसमें से हम सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से ईएमएफ जो हुआ, इंड्यूस ईएमएफ जो हुआ उसकी वैल्यू हम घटा देंगे, तो टोटल जो आपका बाकी जो पोटेंशियल बचेगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आपका टोटल एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट कितने हैं, दो कंपोनेंट है, तो ई जो है वो डिवाइड हो जाएगा, कुछ तो आपका यहाँ पे ड्रॉप हो गया, बाकी जो बचा वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें इसको इधर आप इसमें आ जाते हैं, मैं बार बार नहीं लिखती हूँ, ई इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगी आई नोट की, मींस जब आपका इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं है, इंडक्टर जो है एक बार स्टार्टिंग में उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, जब आई की वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, उसके करस्पॉन्डिंग इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी जीरो हो गई, तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो उस केस में E इज इक्वल टू क्या रह गया आपका आर आई नोट, आई नोट क्या है आपकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू, तो E को हम आर आई नोट से रिप्लेस कर दे, मतलब ये क्या इन्होंने रेजिस्टेंस और करंट के फॉर्म में E की वैल्यू जो है बैटरी की का जो पोटेंशियल है उसको रख दिया रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक है। आर आई नोट इज इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी, इसका इस इक्वेशन का मतलब भी यही है कि टोटल आपका जो पोटेंशियल जो है सिस्टम में दैट इज योर आर आई नोट, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए आपका किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और ये आपका इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब आई को इधर लेके जाएंगे तो ये आपका आर आई नॉट माइनस आई बच जाएगा इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब ये डी आई बाई आई नॉट माइनस आई उधर लेके गए, आर बाई एल इधर लेके गए, ठीक है। फाइनली आपके पास आ गया ये। अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेट करेंगे तो log आई, ठीक है, माइनस आर बाई एल इंटू में टी, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इस इक्वेशन का, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इज योर log x ओनली, यहाँ पे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग में आपके पास क्या सिचुएशन थी, व्हेन योर टाइम वाज 0 तो सर्किट में करंट क्या था 0, तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखेंगे, टाइम की वैल्यू 0 कर दी, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो सी बच जाएगा हमारे पास log आई नोट, ठीक है, log आई नोट। यहाँ पे log जो है आपको देखना है नेचुरल log है, ठीक है, इट्स नॉट log 10, ओके, ठीक है। अब ये c की वैल्यू जो है log आई नोट जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ गई इक्वेशन ये, ठीक है।
log I नोट माइनस आई माइनस आर बाई एल टी प्लस log I नोट। ठीक है, इधर इसको I नोट को इधर लेके जाएंगे, सिंपली आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, या हम कहें कि एंटी लॉग हमने लिया। ठीक है, तो ये होने के बाद हम लिख सकते हैं आई जो है फाइनली, आप ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल टी। अब यहाँ पे देखिए आपका ये जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको शो कर रहा है। ठीक है, विद द फैक्टर ऑफ लाइक यूनिटी में से आपका ये जो है फैक्टर रिड्यूस होगा, और ये माइनस साइन के साथ है। ठीक है, तो आपका ये देख रहे हैं कि एक तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले से देखिए आपकी जो इंस्टेंटेनियस जो करंट है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे आपकी आई की वैल्यू जो है वो गवर्न होगी इस इक्वेशन से। ठीक है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ आर एंड एल, हमें आर की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, तो उस सर्किट के लिए इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आई जो है वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। और आई नोट आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कब है? जब आपकी एल की इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो 0। ठीक है, तो अब ये L बाई आर जो है इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर ए गिवन सर्किट। फॉर ए गिवन सर्किट मतलब हमारी L की वैल्यू फिक्स है, R की वैल्यू फिक्स है, तो उस केस में जो है आपका L बाई आर रेशियो भी फिक्स हो गया। इसको हम बोलते हैं उसका टाइम कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं? अगर हम L बाई आर को लिख लेते हैं T के इक्वल, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में T इज इक्वल टू L बाई आर अगर रखेंगे तो ये बन जाएगा e रेस्ट पर -1। ठीक है, यहाँ पे I इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई रेस्ट पर -1। ठीक है, तो यहाँ से आई नोट इंटू में 1 माइनस 1 बाई ई। ठीक है, यहाँ से 1 बाई ई की जो वैल्यू होती है वो आप ये ई की वैल्यू रखी हुई तो 1 बाई ई की 0.368 रख सकते हैं, एंड I इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस दिस, इट विल बिकम दिस। अब आपको कोई पूछे कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है किसी भी सर्किट का, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? सो टाइम कांस्टेंट T इज बेसिकली योर L बाई आर, दिस इज दैट वैल्यू। अब कोई भी सर्किट है उसके लिए L बाई आर तो फिक्स हो गया, हमने L की वैल्यू फिक्स कर ली, R की वैल्यू फिक्स कर ली, ये टाइम कांस्टेंट फिक्स हो गया। अब होगा क्या? जब आपका टाइम, जैसे सपोज L बाई आर किसी की वैल्यू आ गई लेट अस से 2.3 सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि सर्किट में आफ्टर 2.3 सेकेंड जो मैक्सिमम वैल्यू आई नोट थी दैट विल रीच टू इट्स जो आई इंस्टेंटेनियस जो करंट है, ठीक है, दैट विल रीच इट्स वैल्यू 0.632 टाइम्स ऑफ योर आई नोट। मैक्सिमम करंट का इतनी वैल्यू पहुंच जाएगी एट टाइम कांस्टेंट T विच विल बी गवर्न बाय L बाय R। ठीक है, तो हर एक सर्किट का अपना अपना टाइम कांस्टेंट होता है। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? आपने सर्किट में इंडक्टर की क्या वैल्यू ली है और रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू ली है। ठीक है, तो जो करंट जो ग्रो होता है फ्रॉम 0 टू 0.632 टाइम्स, कितने टाइम में होगा? L बाई आर टाइम में, उसको हम उसका बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। सो द टाइम कांस्टेंट L बाई आर ऑफ अ LR सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द करंट टू ग्रो फ्रॉम 0 टू 0.632 times the steady maximum value of the current in the circuit. Time taken by circuit to reach its value I, जो कि instantaneous value है, to its 0.632 times maximum current value. ठीक है, I जो है आपका इतना हो जाएगा जिस टाइम पे, उसको हम बोलते हैं उसका टाइम कांस्टेंट। और वो वैल्यू अगर किसी सर्किट के लिए निकालनी है तो सिंपली हम इंडक्टर और रेजिस्टेंस जो है लगा हुआ है सर्किट में उनका रेशियो निकाल लेंगे, वो जो नंबर आएगा दैट इज योर टाइम कांस्टेंट फॉर दैट गिवन सर्किट। ठीक है, अब आपका ये जो बिहेवियर है आपने देखा कि एक्सपोनेंशियली आपका जो है ग्रो करेगा। तो यहाँ पे ग्राफ से इन्होंने शो किया हुआ है कि आपकी वैल्यू जो है करंट की आई की जो वैल्यू है, ये वाला जो ग्राफ है, इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। ठीक है, आपका पहले तो थोड़ा ये चेंज होएगा, ठीक है, और फिर आपकी ये एक जो है सैचुरेशन वैल्यू जो है ये अटेंड कर लेगा आफ्टर सम टाइम। ओके, तो L और R की वैल्यू जो बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपकी देखो, अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अगर हमने L और R का जो रेशियो है वो इस तरीके से चूज किया, हमारे पास दो सर्किट है, ठीक है, लेट अस से L1 R1 और एक मैंने ले लिया L2 R2। अब जिसकी ये वैल्यू स्मॉलर होगी, अगर मैं कहूँ ये वैल्यू है X1 और ये वैल्यू है सपोज X2, अगर X1 जो है स्मॉलर है X2 से,
मीन्स ये रेशियो कम है, ये रेशियो सपोज 2 है, ये है सपोज 4, ठीक है। तो उस केस में जिसका ये टाइम कांस्टेंट स्मॉल है उसका जो ग्रोथ होगा ना वो फास्ट होगा। आप देख ही सकते हो ना कि आई जो है आपके मैक्सिमम वैल्यू के 0.632 टाइम्स जितने टाइम में होगा, दैट इज योर टाइम कांस्टेंट। तो ये टाइम जितना स्मॉल होगा उसका ग्रोथ उतना ही फास्ट होगा। अब ये टाइम स्मॉल कैसे होगा? जिसका एल और आर वैल्यू जो है वो स्मॉल होगा। तो अगर आपको मतलब पूछा जाए कि ऐसे कि आपको दो सर्किट दिए हुए हैं तो विच सर्किट इज बेटर या किस में ग्रोथ फास्ट होगा, तो यू विल चूज कि टाइम कांस्टेंट जिसका स्मॉलर है, ठीक है। टी स्मॉल इज प्रिफर्ड क्योंकि उसमें क्या है, इंस्टेंटेनियस जो आपका ग्रोथ है वो फास्ट होगा, ठीक है। ये जितना स्लो होगा वो सर्किट उतना ही स्लो, कि आपने स्विच ऑन किया और फिर वो धीरे धीरे उसको सैचुरेशन वैल्यू पे पहुंच रहा है, तो उसमें क्या है ऑन और ऑफ क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम का स्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एल की वैल्यू जैसे कुछ सर्किट्स में लार्ज भी हम ले लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या स्पार्किंग भी आपकी हो जाती है, ठीक है। कुछ सर्किट होते हैं जहां पे हमें इंडक्टेंस लार्ज लेनी ही पड़ती है, तो उसमें एल बाई आर आपका लार्ज हो जाता है, तो उस केस में आप कई बार स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो आपको स्पार्किंग जो नजर आती है, दैट स्पार्किंग इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ये जो आपका ग्रोथ है एकदम से इंस्टेंटेनियस जहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम ऑयलिंग वगैरह करके रखते हैं कि इन सर्किट्स को हम ऑयल में इमर्स करके रखें, तो ये स्पार्किंग या इसकी वजह से जो डैमेज होना होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीके ऑफ करंट की। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से अब डीके में क्या हो जाएगा, सर्किट में क्या हो जाएगा, डीके में आपका इंस्टेंटेनियस जो करंट है, ये सपोज ये ग्रोथ हो गया, फिर सैचुरेशन आ गई, अब हम इसको बंद कर दिया, हमने स्विच किसी टाइम टी पे हमने स्विच को कर दिया ऑफ, ठीक है। आपका जो सर्किट आपने देखा था उसमें क्या था, यहाँ पे ये इंडक्टर लगा हुआ था, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था और यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है और ये आपका स्विच। अब हमने स्विच को ओपन कर दिया, मीन्स स्विच कर दिया हमने ऑफ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा क्योंकि करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू थी आई नोट, और उससे आपकी वैल्यू जो आई नोट से जो वैल्यू है आपकी जीरो होने की कोशिश कर रहा है, तो अगेन करंट चेंज हो रहा है, आपकी फ्लक्स चेंज हो रही है, ठीक है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है और वो हम लिख सकते हैं माइनस एल अगेन डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आर आई। इसमें से ई जो है, जो प्रीवियस केस में जो ई था वो हो गया जीरो। क्यों हो गया जीरो? क्योंकि हमने सर्किट को ऑफ किया हुआ है, हमने सर्किट ऑफ किया हुआ है, ई एक्ट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ये बचे हुए हैं बस इंडक्टर और रेजिस्टेंस, स्विच ऑफ कर दिया तो ई का तो रोल ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अब हमें फिर भी कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट नजर आ रहा है, हमने स्विच को ऑफ कर दिया, तो होना क्या चाहिए था, आइडियली करंट आपका एकदम से जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें तो कुछ करंट मिल रहा है। तो ये करंट जो मिल रहा है, ये क्या, कौन सा करंट हमें मिल रहा है, दिस इज योर इंड्यूस्ड करंट ओनली, ठीक है। तो इंड्यूस करंट जो है आपका यहाँ पे आर आई जो है वो आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो करंट इसमें यहाँ पे यहाँ तक जो पहुंच रहा है आई, दिस इज योर इंड्यूस करंट जो कि आर के क्रॉस आपका ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे ई इज इक्वल टू जीरो लेते हुए आपकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आर आई। यहाँ से डी आई बाई आई इधर लेके गए, आर बाई एल इधर लेके गए, फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ गई है log I is equal to R by L T plus C। C अगेन आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हमें फिर से कंडीशन देखनी है। अब क्या कंडीशन देखनी है कि जब हमने इसको स्विच को ऑफ किया तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम ये माने कि जब हमने डीके को ऑब्जर्व करना शुरू किया, डीके जब हमने ऑब्जर्व किया, अगर हम ये कह रहे हैं कि दिस इज योर T इज इक्वल टू जीरो, तो इस टाइम पे आपकी करंट की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम आई नोट, ठीक है। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू जीरो पे I इज इक्वल टू आई नोट है डीके के केस में, ठीक है। दिस इज फॉर द केस ऑफ डीके। तो यहाँ पे C अगेन आपका log आई नोट आ गया, ये यहाँ पे वैल्यू आप इसमें पुट करोगे इक्वेशन में, तो log आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो फाइनली जो आपके पास I जो है दैट कम्स आउट टू बी आई नोट ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। प्रीवियस केस में क्या था, 1 माइनस ई था, अब यहाँ पे क्या है, सिंपली ई रेज टू पावर दिस। तो इसमें ये जो नेगेटिव वाला जो फैक्टर है वो सिंपली इस तरीके से आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। प्रीवियस केस में जब वो 1 माइनस ई सपोज ये x इस तरीके से था, तो उस केस में क्या था, जब तक
आपका ये वाला पार्ट डोमिनेट मतलब कर रहा है, मीन्स एक्स की वैल्यू जो थी L/R की वैल्यू सिग्निफिकेंट थी, तो ये जो पार्ट था ये कम था, ठीक है। और फिर आप बाद में आपका ये नेग्लिजिबल हो जाता है और आपका 1 जो है मैक्सिमम आई नोट के इक्वल जो आपकी है ग्रोथ जो है आपको मिल रहा था, सॉरी इस तरीके से आपको मिल रहा था 1 माइनस ई के केस में, और ये सिंपली है e⁻⁻x का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ग्रोथ एंड डीके हम देख सकते हैं इन एन LR सर्किट। LR सर्किट मतलब आपका इंडक्टर और रेजिस्टेंस जिस सर्किट में लगा हुआ हो। अब यहाँ पे फिर से हमें टाइम कांस्टेंट अगर इसके लिए निकालना है तो यहाँ पे हम t की वैल्यू अगेन L/R हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो L/R यहाँ पे पुट किया L/R, तो ये L से L कैंसिल हो गया, अगेन e⁻⁻1 बचेगा, I = I नोट, और 1/e की वैल्यू हमने देखा ही है 0.368 I नोट होती है। तो डीके के केस में टाइम कांस्टेंट कौन सी वैल्यू है, वो टाइम जिसमें आपका आई की वैल्यू जो है 0.368 टाइम्स हो जाता है आई नोट के। आई नोट आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है और आई आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है। तो फिर से आप ये देख सकते हैं डीके जो है उस केस में 0.368 टाइम्स ऑफ योर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आर्डिनो ने ये चीज डिस्कस की हुई है कि आपकी जैसे ही आपने सर्किट को सडनली ब्रेक किया तो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है उस केस में, ठीक है। ओपन जो सर्किट होता है, जैसे यहाँ पे कोई सर्किट ओपन है, ओपन होने का मतलब हमने इसको ऑन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो होता है उस केस में हम मान के चलते हैं रेजिस्टेंस यहाँ पे इन्फिनिटी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। और जब आपका ये इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं तो इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है 0, मीन्स कोई करंट को कोई फोर्स मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई अपोजिशन नहीं मिल रही है, तो वो स्मूथली फ्लो करता है। ओपन किया हुआ है तो वो करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हो रहा, ओपन के केस में इसको मतलब यहाँ पे इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम R की वैल्यू बहुत हाई ले लेते हैं, ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इस केस में, स्मॉल हो जाएगा। L/R हमारा टाइम कांस्टेंट, अगर L की वैल्यू हम बहुत ज्यादा लार्ज ले लेंगे तो अगेन डिनोमिनेटर लार्ज हो गया, तो T की वैल्यू क्या हो गई आपकी स्मॉल, तो T की वैल्यू स्मॉल हो गई तो आपका डीके जो है वो क्या हो जाएगा फास्ट, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका डीके जो है काफी रैपिड होगा। और अगर ऑन ब्रेकिंग द सर्किट मीन सर्किट ओपन हो गया तो रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट हो जाएगा और डीके जो है वो अगेन आपका रैपिड हो जाएगा। मतलब वही कि जैसे आप स्विच को ऑन करोगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, तो आपका यहाँ पे जो डीके जो टाइम कांस्टेंट है वो फास्ट हो गया, मतलब स्मॉल हो गया, तो आपका डीके जो है आपका फास्ट होगा, ठीक है। तो अब इसीलिए अब यहाँ पे इन्होंने लिया भी हुआ है कि इंडक्टेंस जो है वो लार्ज होगा, ठीक है, और L और R जो है वैल्यू ताकि हमारी स्मॉल रहे, ठीक है। तो उस केस में हम जो है स्पार्किंग जो है हमारी अगर कई बार प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू दिस रैपिड डीके अगर बहुत ज्यादा फास्ट हम करते हैं ना तो एकदम से बहुत ज्यादा लार्ज इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्पार्किंग जो है एयर गैप में वो हो जाती है, ठीक है। तो इस स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, फिर हम L की वैल्यू थोड़ा लार्ज करते हैं। अगर आपने सपोज ओपन सर्किट जैसे हुआ रेजिस्टेंस की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो गई, तो T की वैल्यू हो गई 0, तो एकदम से बहुत ही फास्ट डीके होने की कोशिश करेगा, तो वो फास्ट डीके होने की वजह से क्या है आपकी फिर से स्पार्किंग आपकी होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि भाई T को है ना बिल्कुल एकदम 0 ना होने दें, हम थोड़ा सा उसको लार्ज रखेंगे बाय कीपिंग अ लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो उस डीके को हम थोड़ा सा मतलब विद इन द टाइम लिमिट रखने के लिए L की वैल्यू को थोड़ा सा लार्ज रख लेते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड स्पार्किंग। अगर हमारे पास सर्किट ऐसे है ना कि जहाँ पे स्पार्किंग बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं और हमें स्पार्किंग नहीं चाहिए, तो हम L की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। सो दिस वाज